है पन्ना पन्ना जहर भरा, अक्षर अक्षर ठोस खरा, पन्ना पन्ना जहर भरा, अक्षर अक्षर ठोस खरा। जनता टूट सी जीती है, लोकतंत्र है हरा भरा, नजर न आए रे जनता रोती जाए रे, ये डायरी ने ठल्ले की नक्शा हिंदुस्तान। जबलपुर शहर की एक विशेष पहचान इसका रंगकर्म और यहाँ होने वाले नाटक हैं। जबलपुर शहर की विवेचना संस्था का पूरे देश में बहुत बड़ा नाम है और उसके द्वारा मंचित किए नाटकों की एक अपने अलग भूमिका रही है। 2000 के पहले विवेचना में नाटक करने वाले एक महत्वपूर्ण कलाकार अभिनेता आज हमारे साथ हैं, नरोत्तम बैन। और नरोत्तम बैन इस समय वर्तमान में मुंबई में है, मुंबई की फिल्म दुनिया में है। 2003-4 में ये जबलपुर से, नाटकों की दुनिया से मुंबई की फिल्मी दुनिया में चले गए और इनका जबलपुर अपने जो इनका शहर है, यहाँ इनका आना होता है, कोई इसकी नियमितता नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल में इनका आना जाना बना रहा इनकी कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से। तो आज हमने ये सोचा कि एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इनकी वापसी बहुत जल्दी होने वाली है, तो हम लोग ने जबलपुर सफरनामा ने ये तय किया है कि आज हम नरोत्तम से उनकी रंगमंच की यात्रा और मुंबई में जो उनकी अभिनय यात्रा है उसके बारे में बातचीत करें। तो नरोत्तम, आपका जबलपुर सफरनामा में स्वागत है। हम सबसे पहले, हमारे जो देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग तो आपको जानते पहचानते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे नए लोग हैं जो आपको नाम से तो पहचानते हैं, लेकिन आपका जो पृष्ठभूमि उसके बारे में नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि आप संक्षिप्त में बताएं कि आप में रंगकर्म की यात्रा, मतलब आपके अंदर थिएटर के नाटकों के बीच किस प्रकार पर। जी, थैंक यू भैया। सबसे पहले तो धन्यवाद बातचीत के लिए, बुलाने के लिए। जी, जब थोड़ा सा समझदार हुआ तब से ही लगने लगा था मुझे एक्टर बनना है। सिनेमा का शौक बड़ा ज़बरदस्त था और मैं रंगमंच से प्रभावित होकर रंगमंच के पास नहीं आया था। ये थी बात, क्योंकि जब छोटे थे उसके बाद दूरदर्शन 84 में आ गया था, टीवी पर सीरियल्स वगैरह देखा करते थे, तो फिर ललक थी कि नहीं, जाना है, मुंबई जाना है, सिनेमा से जुड़ना है, सीरियल्स करना है, ये सब करना है, अपना था। फिर एक चीज़ उम्र से पहले समझ में आ गई थी कि रंगमंच जैसा कुछ होता है, थिएटर कहते हैं जैसे, तो उससे यदि हम जुड़ जाएं तो सिनेमा में जाने के रास्ते जो हैं आपके आसान हो जाते हैं। तो फिर वही पता चला, यहाँ पर जबलपुर में संस्था है, विवेचना है एक, तो वो लोग जो है नाटक करते हैं। हमारी कॉलोनी में भी ये लोग नुक्कड़ नाटक करने के लिए आया करते थे। तो फिर किसी तरह पूछते पूछते मैं जो है उन तक पहुँचा और मैं विवेचना से जुड़ा। दिसंबर 90 से मेरा विवेचना से जुड़ना हुआ। लेकिन उस वक्त भी ये नहीं था मुझे रंगकर्म करना है, रंग आंदोलन का मतलब कोई एक बहुत बड़ा योद्धा बनना है, ये करना, वो सब नहीं था। ये था कि भाई थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई मुझे देख लेगा और मुझे कहेगा कि आइए नरोत्तम जी, आपका स्वागत है सीरियल में, हमारी फिल्म में। ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा नाटक देखने के बाद। फिर वो जो 1-2 साल सोचा था वो 13 साल की यात्रा में तब्दील हो गए, लेकिन मिला उस दौरान। तो 1990 में जब आप विवेचना पहली बार पहुंचे जी, तो उस समय आपका वहाँ सबसे पहले किससे वास्ता पड़ा? मतलब वहाँ तो बहुत उस समय महारथी लोग थे, बहुत बड़े बड़े नाट्य निर्देशक और कलाकार थे जी। तो वहाँ सबसे पहले आपका किससे वास्ता हुआ? सर, बड़े दिग्गज लोग थे। अपना सिटी बंगाली क्लब में ये लोग रिहर्सल करते थे और नाटक था भोले बढ़िया, उसकी रिहर्सल चल रही थी। ठंड के दिन थे, मैं पहुंचा तो सबसे पहले मुझे नवीन चौबे, हाँ, अरुण दादा। मैं बीच में आपको अवगत करना चाहूंगा, भोले बढ़िया में शायद कश्यप झा भोले बढ़िया करते थे, चरणदास चोर वो हुआ करते थे। हाँ जी। और मेरा जैसी की शुरुआत होती, भाला पकड़ने वाला मामला था, तो शुरुआत थी मेरा जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़ा मजेदार। देखिए, आप लालच में और उसमें ग्लैमर से प्रभावित होकर इस दुनिया में आने का सोचते तो हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि क्या करना है, आपको कैसे करना है। जैसा ही आए, अरुण दादा तो अपने रिहर्सल में लगे रहते थे। अरुण पांडे जी, हाँ, तो वो तो रिहर्सल में लगे रहते थे, अपना काम करवाते रहते थे। 3-4 दिन उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मैं जाता था, अपनी साइकिल रखता था, बहुत कम उम्र थी, 16-17 साल उम्र थी, साइकिल रखता था, अंदर जाकर खंबे से टिक कर मैं रिहर्सल देखा करता था। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा। अब उन्हें क्या है, कितने लोग आते होंगे जाते होंगे, तो वो भाव क्यों देंगे मुझे। जब देखा उन्हें कि यार एक छोटा लड़का आता है, खड़ा होता है साथ में, तो फिर मुझ पर ध्यान देना शुरू किया। फिर दूसरे या तीसरे दिन नवीन दादा ने मुझसे पूछा क्या नाम है। मैंने बताया नरोत्तम दास बेन। दास मैंने बाद में हटाया, इसके हिसाब से नाम बड़ा पड़ता, नरोत्तम बेन किया। हाँ, तो बोलते कहाँ रहते हो। मैंने बोला शीला टॉकीज के पास। तो बोलते बेटा शीला टॉकीज के पास नहीं, शीला टॉकीज के पास। तो मैंने बोला हाँ शीला टॉकीज के पास। तो फिर एक बार उन्होंने मुझे देखा
तो बेटा शीला टॉकीज के पास। मैंने बोला हाँ शीला टॉकीज के पास। फिर कुछ नहीं बोले, बोलते अभी आओगे लगातार? तो मैंने बोला हाँ सर मुझे जोड़ना है ना, तो मुझे आना है। तो फिर रास्ते में जा रहा था वापस, मैंने कहा ये टोक के रहे थे मुझे। अगले दिन जब हम गए तो फिर उच्चारण जैसी चीज जो होती है, आपको अपना उच्चारण साफ करना होता है, शब्दावली और ये व्याकरण इन सबको, वो तब तक तो कुछ नहीं भाई, हमें तो सिनेमा में इसमें उसमें करना है वो सोच कर आ गए, लेकिन विधिवत ट्रेनिंग होती है ये सब होता है। तो पहली ट्रेनिंग का वो था, फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बताया, तो तब मुझे समझ आया पहला ट्रेनिंग का मामला ये था। फिर 3-4 दिन के बाद अरुण दादा ने पहली बार बात की, मुझे लगा कि मैं रोज आता हूँ खड़े रहता हूँ फिर चला जाता हूँ, यार ये क्या है। चौथे पांचवें दिन जो है फिर मैं आया, फिर जाने लगा। जाते वक्त सबको कहता था सर चलता हूँ, सर जाता हूँ। अरुण दादा बात नहीं करते थे। पांचवें दिन चौथे दिन पांचवें दिन जब मैं जाने लगा, मैंने बोला सर मैं जाता हूँ। तो कहाँ जा रहे हो, रिहर्सल नहीं करनी है? तो फिर उन्होंने ऐसे करके मुझे खड़ा किया, साथ में खड़ा किया। ये था मतलब ये शुरुआती दौर, ये मेरा शुरुआत थी, ये शुरुआती वास्ता था जी। तो आप जब ने सोचा था आप गए जी, तो उस समय तो आपको राह बहुत आसान लग रही होगी बहुत। लेकिन जब आप उस दुनिया में, रंगकर्म की दुनिया में एक तरह से पहली आपने दस्तक दी और प्रविष्ट हुए जी, तो आपको 4-5 दिन में लगने लगा कि नहीं अभी लंबी हमको इसमें सफर करना पड़ेगा, इतनी राह आसान हाँ है। ये था मेरे साथ। एक चीज अच्छी रही कि समय से पहले चीजें समझ आ जाती थी। तो पहले दिन ही और दूसरे दिन ही मैंने चीज को ऐसा टाला नहीं कि बार बार मुझे टोक क्यों रहे हैं शीला टॉकीज के पास, शीला टॉकीज के पास। जब मैं साइकिल से वापस जा रहा था तभी मंथन शुरू हो गया था। अगले दिन फिर उन्होंने बताया, बोलते बेटे ऐसा ऐसा है, ये है वो है। तो हमने कहा नहीं भैया ये नहीं है, अभिनय करना है इसको, अगर जिंदगी में अगर अभिनय की रोटी खानी है तो गुजरना पड़ेगा आपको तपते हुए। तो ये चीजें समझ आ गई थी। ऐसा नहीं कि मैं भाग जाऊंगा, ये जब जीना ही इसके सहारे है, इसकी रोटी खाते हुए जीना है तो भाई तपना पड़ेगा। तो मतलब मैं अपने आप को मानसिक रूप से मैंने तैयार किया था। उच्चारण इन सब पर आपका ध्यान गया जी कि उच्चारण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना जी। बॉडी तो पहला नाटक आपने जैसा कि बताया कि उस समय भोले बढ़िया की रिहर्सल हो रही थी जी और आपको मतलब जब आप गए जी, और आपने तो क्या पहली नाटक में आपको कोई एक रोल दिया गया? हाँ वो जो होती है बहुत अच्छी शुरुआत होती है, बहुत शुभ संकेत होते हैं। हाँ। अगर आपने पहले नाटक में भाला पकड़कर शुरुआत की हाँ। तो आपकी संभावनाएं बहुत बन जाती है। अच्छा, तो मेरी भी किस्मत अच्छी रही हाँ। कि मुझे पहले ही नाटक में भाला पकड़कर खड़े होना था। हाँ। और एक संवाद मिला था, चरणदास चोर यानी भोले बढ़िया बढ़िया जब आता है हाँ। उससे हम पूछते को हा हाँ। तो डायलॉग मुझे याद है अभी भी। हाँ। मतलब कौन था, आप कहाँ जा रहे, तो ये भाला पकड़ने के साथ हाँ। डायलॉग था। तो ये था तो भोले बढ़िया तो फिर इस नाटक के बहुत मंचन हुए, बड़ा प्रसिद्ध और बहुत लोकप्रिय भी रहा ये कश्यप झा का। फिर मतलब जैसे दिन और साल गुजरते गए जी तो हम लोगों को आपकी जो सबसे पहले याद आती है कि अरुण पांडे जी ने हरिशंकर परसाई का जी मतलब जो व्यंग रचनाओं पर पूरा एक नया नाट्य संसार ही खड़ा कर दिया था। जी, निठल्ले की तो डायरी। निठल्ले की डायरी, जी। तो निठल्ले की डायरी जब तैयार हुआ जी तो निठल्ले तो आप ही बन रहे थे? हाँ निठल्ला में ही था। आप निठल्ले बने जी। तो मतलब जब ये नाटक की शुरुआत हुई तो परसाई जी, क्योंकि उनका तो व्यंग ही है, मतलब भारत के पूरे विश्व में उनको व्यंग के कारण जाना पहचाना जाता है। तो जब उनका व्यंग नाटक में रंगमंच पर आया तो ये कितना मतलब आसान था कि कठिन था उसको, उनके जो लिखे हुए व्यंग को मंच पर प्रस्तुत करना? देखिए परसाई जी का लिखा हुआ जो है आप तो जस का तस पेश कर दो, बात पहुंचती ही पहुंचती है। इसमें अब हमें अभिनय डालना था, आंगिक वाचिक मामला जो कुछ भी जो होता है तो कठिन तो नहीं रहा, क्योंकि उससे पहले कम से कम परसाई जी को हम जानने तो लगे थे। व्यंग्य जो है व्यंग्य के मर्म को, व्यंग्य का चोटता है, ये सब चीजें समझ में आ गई थी। तो कम से कम हम उसको वैसा प्रेजेंट तो नहीं करते बतौर अभिनेता कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो उतनी समझ आ गई थी तो हम बात पहुंचा पाए। बस अभिनय डालने वाले उसमें अभिनय डालने वाली बात थी, नहीं था तो नहीं। लेकिन एक उस नाटक को जिन्होंने जब आप करते थे जी, उस समय का जो आनंद और मजा दर्शकों को था वो था, तो हम लोग को तो ये याद आता है कि अरुण पांडे जी ने निर्देशित तो किया था जी, लेकिन आपका जो इम्प्रोवाइजेशन रहा करता था जी, वो लोगों को बहुत गुदगुदाता था, बहुत उसमें मजा भी आता था और एक उसमें एक जो व्यंग की एक मार भी देखने को मिलती थी। तो वो कैसे आपके अंदर विकसित हुआ? और खिलंदर मामला तो रहा सब शुरू से ही, तो वो था। तो अब जैसे उसमें साइकिल वाला मामला जो था, साइकिल जो यूज करने वाली बात थी, तो अरुण दादा का उसमें कहना था साइकिल मंच पर कैसे करोगे। हमने बोला नहीं साइकिल तो करेंगे, क्योंकि साइकिल भी बात कह रही है। तो हमने कहा साइकिल तो करेंगे, उसमें यूज कोई बात ही नहीं है। तो बोलते मंच पर चलाओगे कैसे, और वो गति और ये गति और ये वो ये। मैंने बोला वो आप मुझे छोड़िए, एक्टर मेहनत करेगा ना, आप बताइए करना क्या है। तो फिर वो मैंने अपने तरीके से वो साइकिल जो आई, साइकिल जो है वो आज तक वो साइकिल है,
हाँ, वो साइकिल हमें जरूरी, मतलब जरूरी चीज हो गई है नठल्ली की जी। डायरी की, वो बिल्कुल बिल्कुल है ना, मतलब। और जी। वो उसमें साइकिल में आप देखिए वो साधु वाला जो सीन है, हम्म। गाय वाला वो जो सीन है, जी। तो उसमें वो साइकिल का यूज करता हूँ मैं, जो साफ करता रहता हूँ, फिर गुस्सा आता है, गुस्से के साथ जो है मैं पैडल पर एक बार जोर से उसमें पैर मारता तो पिछला चक्का बहुत जोर से चलता था, तो वो भी संवाद का हिस्सा बन जाता था। हाँ, जी। आपने कभी गौर किया होगा? जी, जी। तो ये चीजें जो हुई बतौर अभिनेता वर्क किया जो हमने उसमें, तो नाटक में उसने बहुत अच्छा वर्क किया और इम्प्रोवाइज की थी बहुत सारी चीजें। जी। सटार सीधा सीधा पहुंचा, 1.5 घंटे 2 घंटे दर्शक नाटक देखेगा। जी। अब आंगिक वाचिक के मामले में और खेल अगर इस तरह से नहीं मिलेंगे, टिकली बिंदी जिसे कहते हैं हम या तड़का कहते हैं, हाँ। नहीं लगाएंगे तो बात नहीं, बस मूल कथ्य जो है वो आहत ना हो, अच्छा, उसको दिक्कत ना उसमें हो। एक और चीज था कि नठल्ली की डायरी में संगीत पक्ष बहुत एक साधारण धुन और रिदम थी। जी आप ही उसका मुख्य पहला जो गीत थे जी वो आप गाते थे, जी है ना? जी तो जी। हम चाहते हैं कि उसकी 1-2 लाइनें आप गुनगुना दें। हाँ, उसका शुरुआती गाना ही जो था इतना जबरदस्त था। शुरुआत होती थी नाटक की, नाटक को एक एनर्जी दे रही थी, उठान होती थी, जी, जी। उसमें मूवमेंट के साथ हम लोग का जो है हाँ। डांस वांस वाला मामला हुआ करता था। हाँ। तो उसकी 2 लाइनें जो है याद है, वो एनर्जेटिक बड़ा गाना मुझे बहुत पसंद है वो। हाँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ये डायरी ने ठल्ले की नक्शा हिंदुस्तान है, पन्ना पन्ना जहर भरा, अक्षर अक्षर ठोस खरा, पन्ना पन्ना जहर भरा, अक्षर अक्षर ठोस खरा, जनता टूट सी जीती है, लोकतंत्र है हरा भरा, नजर न आए रे जनता रोती जाए रे, ये डायरी ने ठल्ले की नक्शा हिंदुस्तान है, ऐसा कुछ बहुत था बहुत जी। बढ़िया। तो क्या है कि मुझे एक मेरे मित्र हैं, जी उनका ये कहना था कि नाटक के शुरू में ये जो गीत होता है ना, जी वो उससे उनके अंदर ऊर्जा भर जाती है। वही मतलब वो तो एक आप लोग के लिए था कि नाटक में वो ऊर्जा भरनी है, जी। लेकिन वो जब गीत प्रस्तुत होता था तो जी। खाली कलाकार या नाटक के अंदर ऊर्जा नहीं भरती थी, वो सामने बैठे दर्शक के लिए भी ऊर्जा जी। भरती थी। जी। और मतलब ये तो ऐसा लोकप्रिय गाना हुआ जी। कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जो नाटक देखते हैं और जो लोग लगातार इस नाटक को देखते हैं तो इस गाने को भी गुनगुनाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस गाने की जो इसकी जो ताकत है और इसके अंदर बहुत गहरा अर्थ भी छुपा है, लोकतंत्र पर है। बहुत कैची सॉन्ग है, बहुत कैची सॉन्ग है, बाहर निकलते वक्त भी लोग गुनगुनाते जाते थे, गुनगुनाते हैं, है ना जी जी। तो इस ढंग से जो आपकी चीजें शुरू हुई, तो क्या उस समय ईसरी के भी शो हो रहे थे? हाँ, तो ईसरी तो अरुण पांडे जी का एक बहुत मतलब कालजयी नाटक है, उनका एक सिग्नेचर नाटक है। तो उस नाटक में भी आपकी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं आपने, बहुत सारी उसमें आपके। हाँ नहीं, वो ईश्वरी का भी बड़ा मजेदार मामला है। ईश्वरी जब शुरू हुआ था उस टीम में मैं नहीं था, उसके बाद में जो बाद के शोज पे लगातार हमने किए, उसमें कैरेक्टर मैंने इम्प्रोवाइज करके बनाया था झुर्रे जी। एक गांव का जो भोला भाला सा जो आदमी रहता है, तो वो क्या लाइन्स वाइन्स मेरी बहुत ज्यादा कुछ नहीं थी, कुछ गाने वाने भी गाता था, एक गांव देहात का आदमी वो, तो उसे भी लोगों ने बड़ा नोटिस किया था। बाद में कई जगह क्या होता था, वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता था, भाषा बोली का, तो लोगों को नाटक तो समझ नहीं आता था, गीत संगीत का बड़ा मजा लेते थे। बट उसके बाद जो है, क्योंकि मेरी हरकतें वरकतें उनको नाटक प्रभावित नहीं करता था, मैं हरकतें वरकतें बहुत अच्छी लगती थी, तो लोग बाद में कि झुर्रे कहाँ है, झुर्रे कहाँ है, ऐसे आकर जो है बाद में वो लोग ढूंढा करते थे। तो ये था ईश्वरी का। नहीं, तो ये भी था कि ईश्वरी में झुर्रे पहले कोई और दूसरा कलाकार करता था, आप करने लगे? नहीं, मैं जब जुड़ा तो झुर्रे मैंने ही ये कैरेक्टर जो है इम्प्रोवाइज करके, मतलब मतलब आपने उसको इम्प्रोवाइज किया, मतलब बंदा कोई करता होगा कैरेक्टर को, बाकी आप मुझे जो मंच पर देखते हैं वो पूरा मेरा ही डिजाइन किया, वो पूरा आपके ही इम्प्रोवाइजेशन था जी, वही पूरी परिकल्पना थी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण पांडे जैसे निर्देशक थे, उनका आप पर विश्वास था कि उन्होंने आपको छोड़ दिया था खुले रूप से, कि मतलब उनको इतना विश्वास था कि जो आप करेंगे वो बहुत बेहतर करेंगे। उन्होंने हमेशा मुझे छोड़ा है। हमेशा ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेरे शिक्षक तो बहुत हैं, लेकिन मेरे रंग गुरु की अगर बात करें तो मेरे रंग गुरु अरुण पांडे जी हैं। ये भरोसे का ही नतीजा था कि छूट दी उन्होंने, तो मैं खुलकर अपना काम कर पाया, और उन्होंने छूट दी और हमारी सोच भी काम करती रही, तो कम से कम थिएटर में या अभिनय की दुनिया में जो मर्यादा जिसे कहते हैं ना, अपना दायरा, उसकी समझ भी हमें आई। तो अब तक मैं इतना तो कह सकता हूँ अपनी जर्नी में कि कभी बतौर अभिनेता मैं अराजक नहीं हुआ। मतलब उतनी समझ रही अपने दायरे के बारे में कि नहीं, मूल कथ्य प्रभावित नहीं होने देना, मुझे जो भी करना है अपने दायरे में रहकर बतौर अभिनेता, और कहानी को बढ़ाने के लिए, बात को पहुंचाने के लिए करना है। अपने आप को कहानी पर लद कर या बात पर लद कर साबित करने के लिए नहीं करना कि देखो मैं ये चीजें हो जाए। तो ये समझ उनके साथ में रहते रहते ही आई, उन्होंने छूट दी। अच्छा, उस समय एक और चीज हुआ करती थी कि जबलपुर के एक रंगकर में वो एक परंपरा, एक धारा बन गई थी कि
नाटक तो होते थे, लेकिन नाटक के पहले और इसके अलावा भी विवेचना में जन गीतों की एक बहुत परंपरा थी, और जी। मैं देखता था उस समय भी कि जी। जन गीत में आपकी बड़ी बढ़ चढ़ कर भूमिका रहती थी, है ना? तो कोई आपको अब याद है कोई जनगीत उस समय का? अब ये जनगीत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कोई जी। जी। उस समय ताना वाना बहुत सारे आप लोगों ने जी। किए हैं। हाँ, अभी लिरिक्स कुछ याद से नहीं आ रही। चलिए हाँ, वो अभी आ जाएगा तो मैं भी हाँ, अभी अगर सुना याद दूंगा। आएगा तो आप बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आप सुना देंगे, बिल्कुल सुना रोक कर सुना देंगे। जी, बिल्कुल। तो उस समय जो नाटक हुए हैं कि मतलब बुंदेली उस पर जो फोक था, लोक जी। संस्कृति पर भी आपने नाटक किए, जी। उनको अलग अलग नाटक रहे हैं 2004 तक, जब तक आपकी जबलपुर में रहे, आप विवेचना में रहे। जी। तो इसके अलावा आपको निठल्ली की डायरी के अलावा ऐसा कौन सा और नाटक है जिसमें आपको अपनी भूमिका लगती है कि हम लोग जाने और हमारे देखने वाले उसके बारे में सुनना भी चाहेंगे? जी। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगा। हाँ। जिस भोले भैया से मैंने शुरुआत की थी हाँ। भाला पकड़कर, जी। बाद में उसी भोले भैया में मैं बढ़िया हुआ अब करता बढ़िया, था। हाँ, बढ़िया बन गया। जी, मैं जी। वही जानना चाहता हूँ। तो कश्यप झा ने की, और आपका पहला नाटक था जिसमें आपने एक भाला भाला पकड़कर पकड़ा था, जी। एक है ना, एक दृश्य में आपने काम किया, तो एक जी। संवाद जी। बोला था। बाद में आप खुद ही भोले बढ़िया बनने लगे। बाद में मैं खुद ही उसमें बढ़िया हाँ, हाँ, बनता हाँ। था वो। तो और वो और भोले बढ़िया के भी खूब शो हुए हैं, काफ़ी शोज़ हुए, बहुत शो हुए काफ़ी आपने, शोज़ मतलब हुए। भारत के अलग अलग हिस्सों में किए। जी। तो जैसे कि मतलब वो चरणदास चोर जी। हबीब तनवीर जी का है, छत्तीसगढ़ी का है, जी। और ये ये बुंदेली बुंदेलखंड में का है। और हमारा ये जो है हाँ। मतलब ये बुंदेली में जो अरुण दादा ने जो बनाया पांडे हाँ। जी ने, हाँ। तो इसका भी डिजाइन बहुत ही प्यारा था, इसका संगीत भी बहुत प्यारा था। छत्तीसगढ़ में इतना रिच है, नो डाउट, वो हबीब सर का बनाया हुआ तो प्यारा था ही। हाँ। उसके अलावा बोली में अगर किसी ने बनाई तो बुंदेली में जो ये बुंदेली में अरुण दादा बना। ने जो बनाया था, ये बहुत ही अद्भुत बना था। अगर आपने देखा नहीं हो नहीं, तो उसको बहुत मैंने ही, कई बार देखा है। जी, तो बहुत ही प्यारा होता था। मैंने जी। कश्यप झा जी का भी देखा, जी। उसके बाद फिर आपका ये, आप जब भोले बढ़िया बनने लगे जी। उसको भी हम लोगों ने अच्छा, वो भी देखा था। दोनों जी। देखे। जी। हाँ। जी। तो तो वो अच्छा था। वो और आपको था। जी, और एक था मेरा बाद में वो मेरा पहला सोलो। हाँ। बहुत समय के बाद मुझे मंच पर उतरने में मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। ज्ञान रंजन जी की कहानी है फैंस के इधर उधर। हाँ। हाँ। जी, तो उसे मैंने डिजाइन किया था, हाँ। ड्रामेटाइज किया था, वो मैं सोलो करता था। हाँ, वो सोलो आप करते थे। जी। तो वो भी मतलब एक लोग उससे एक ज्ञान रंजन की कहानी, मतलब ज्ञान रंजन की जो कहानी है, जी। उसको बहुत लोग कई बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जी। है ना? आज भी उस पर प्रयास हो रहा है, कुछ लोगों ने उसको फिल्म बनाने का प्रयास किया, आपने उस जी। पर सोलो किया था। जी। तो उस नाटक को करते वक्त आपके सामने क्या चुनौतियां थी ज्ञान रंजन की? पहला तो यही था कि बात पहुंच जाए आसानी से। हाँ। अब वर्ग वाला मामला जो है ना, निम्न मध्यम वर्ग और स्वर्ग, वो हाँ। कहानी का तो वही मामला है, एक आकर्षण, हाँ। एक बाउंड्री वाला मामला, वो सब तो था ही। मेरे सामने चुनौती यही थी, दूसरे तरीके से भी काम की मैं बात पहुंचा पाऊं ज्ञान सर की लिखी हुई, वो था। दूसरा ये कि पहली बार 40-45 मिनट मैं मंच पर अकेला रहने वाला था। हाँ। हाँ, तो कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी तो आता नहीं। उससे पहले तो आप जो करवाओ, चलो भाई ठीक है, समझ के बाद हम कर देते हैं। तो वो बहुत समय के बाद में मंच पर आने से पहले थोड़ा कांप रहा था। फिर पहला शो हुआ, फिर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसके बाद वीएम बडोला सर भी आए हुए थे उस वक्त जबलपुर में, ज्ञान सर भी थे, उन्होंने शो देखा। फिर उसके बाद उत्सुकता होती है ना कि देखे लेखक हमारे सामने है, इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ज्ञान सर ने जो बोला, तो उसके बाद ज्ञान सर का ये कहना था कि इसका क्या भोपाल दूरदर्शन से क्या टेलीफिल्म भी बन चुकी है, लोगों ने अलग अलग वो भी और कोर्स में भी शामिल है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कोई इसे सोलो भी करेगा। तो बोलते कि सोलो आज मैंने पहली बार जो है इसका देखा, और कई ऐसी चीजें निकल कर आई आज कहानी में जो लिखते वक्त मैंने भी नहीं सोची थी। हाँ। हाँ। तो ये मेरे लिए एक, और वीएम बडोला सर ने, उन्होंने भी देखा था। हाँ, बडोला साहब ने देखा था। फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्टिंग से रिलेटेड मुझसे कुछ बातें की थी, थोड़ा सा ये कर लेते हो, थोड़ा सा वो कर लेते हो, थोड़ा सा ये किया करो, थोड़ा सा वो। मैंने कहा जी सर, मतलब वो नहीं, लेकिन ये आपके लिए जीवन का रोमांचक क्षण रहा होगा जी कि ज्ञानरंजन जैसे कथाकार की लिखी कहानी उनके सामने आप उसको मंचन कर रहे हैं जी। तो वो जो आपके अंदर एक वो भी चुनौती थी कि अकेले मंच पर जाने की जी। उस समय भी एक आपके सामने एक तनाव तो रहा होगा कि ज्ञानरंजन सामने है और आप उनकी लिखी कहानी को कर रहे हैं। नहीं, वो तनाव नहीं था। अच्छा, ज्ञान सर से उससे पहले इतना प्यार मिलता रहा है ना, हाँ। कि वैसा नहीं कि गलती हो भी जाएगी तो डांट देंगे मुझे, तो उनके सामने रहने का तनाव नहीं था। हाँ। ये था कि उसके बाद की प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया उत्सुकता ज्यादा थी, उत्सुकता ज्यादा थी, तनाव नहीं था। हाँ। तनाव बस वही था कि मैं 45 मिनट के लिए जा रहा हूँ मंच पे, सोलो कभी किया नहीं है तो वो, लेकिन फिर पहला ही सुर लगा तो लगा, और पहले शो के बाद फिर तो अच्छा, अब हम 2004 पर आ जाएंगे। इस बीच बहुत से नाटक हुए, घटनाक्रम चलता रहा विवेचना पर जी। और तो क्या आपके अचानक मस्तिष्क में, आपके दिल में, दिमाग में चीज आई, वो बहुत बड़ा निर्णय था कि 2004 में आपने सोचा कि नहीं अब मुझे मुंबई जाना है?
ये मजेदार है मामला सर, क्योंकि मैंने बताया ना मैं थिएटर से जुड़ा भी था, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे थिएटर का बंदा होना है। मैं तो बस यही सोचा था कि थिएटर जैसी कोई चीज होती है, उससे जुड़कर जो आपके सिनेमा और टीवी के रास्ते आसान हो जाते हैं। फिर जब मैं जुड़ गया, मुझे लगा 1-2 साल में सब हो जाएगा, मेरे रास्ते खुल जाएंगे। अब वो यहाँ पर 13 साल में तब्दील हो गए। लेकिन वो 13 सालों में मुझे जो मिला वो अद्भुत था, क्योंकि उसका तो मैंने सोचा ही नहीं था। और उन 13 सालों में मुझे समझ आया कि मूलतः मैं थिएटर का बंदा हूँ। वो तो चीज़ों को समझा, और फिर लोगों की जो वाहवाही मिलती थी, लोगों को मनोबल बढ़ाते थे, और फिर हमें जो समझ आता था, हमें जो आनंद मिलता था, तो फिर बाद में समझ आया मुझे वो 13 साल चलते चलते कि मैं भले ही से सीढ़ी बनाकर आ रहा था सिनेमा में जाने की, लेकिन मैं शायद थिएटर का पहले आदमी हूँ, के बाद सिनेमा आदमी हूँ। तो ये एक था अजीब सा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव बड़ा हुआ मामला। तो मैं 2004 में जो अचानक वो करके गया हूँ कि चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। जाने का तो ऐसा था कि 2 साल बाद कोई मुझे बुला लेता, मैं कर लेता, लेकिन वो 13 साल 14 साल में बदल गए। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, अब जो है भाई समय हो रहा, उम्र भी बढ़ रही है, तो और रोटी जो है हमें अभिनय की ही खानी है, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता वैसा, तो अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा करके फिर हम 2004 तो जो आपकी यहाँ की जो जमा पूंजी थी जी, वो मुंबई में कितने काम आई? मुंबई में बिल्कुल काम नहीं आई सर। वो वाली मैं बिल्कुल बता दूं आपको। वो हम चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे नए लोग के अंदर ये भावना रहती है कि बस मैं यहाँ करूंगा और मुंबई पहुंच जाऊंगा और तुरंत सफल हो जाऊंगा, है ना? तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपकी यहाँ की जमा पूंजी थी जी, वो वहाँ कितनी काम है? जी, यहाँ पर ये था कि मेरे अनुभव जो थे, यहाँ की मेरी जर्नी थी, वहां जाने के बाद आपको लगे कि वो ये आपको सिर आंखों पर बैठाएगा, वैसा कुछ नहीं था। वहां जाकर मुझे जीरो से ही शुरू करना पड़ा, एक नई शुरुआत करना पड़ा। ठीक है, मेरे अपने लेवल पे तैयारी है, बतौर अभिनेता मैं तैयार हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना जो है अपना काम करके दिखा दूंगा। आपके अंदर तो आत्मविश्वास था। हाँ, लेकिन वहां संघर्ष होता है अवसर मिलने का। और आप यदि वहां जाते हैं अभिनेता बनने, तो आप ये मत सोच कर जाइए कि वहां पर आपको जो है सीधे सीधे आपको कर लेंगे। स्टार बनने का क्या है या मौका मिलने का क्या है? कोई बंदे की जर्नी नहीं भी, अगर कल बंबई पहुंचेगा, पता चला उसको परसों जो है मेन लीड काम मिल गया इस चीज में, तो ये कोई मापदंड नहीं है उसका। और आपकी बड़ी तैयारी है, आपने अपने शहर में बहुत काम किया, बहुत अच्छे से अभिनय जानते हैं, आपका समर्पण है, उसके बाद भी आपको वर्षों लग सकते हैं। तो जाने के बाद ये था, ऐसा कुछ सहारा मिला नहीं मुझे। हम भी और लोगों की तरह अपना बैग लटका कर फोटोग्राफ्स लेके, उस समय तो फोटोग्राफ्स छोड़ने पड़ते थे, हर फोटोग्राफ के पीछे लौटने के बाद जो है सब लिखा करते थे। अगले दिन फिर ट्रेन से उतरे, फिर उसके बाद बस से एक जगह उतरे, फिर पैदल पैदल जाकर जो अपने फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, जहां पर ज्यादा फोटोग्राफ ले लिए वहां पर उम्मीद बढ़ गई, यार इसने इतने फोटो ले लिए, ये तो बुलाएगा ही बुलाएगा, वैसा था। फिर एड वेड मिले मुझे कुछ विज्ञापन से, फिर ऐसा करते करते जब लोग देखते थे कि अरे नहीं बढ़िया एक्टर है, अच्छा है, समझ है, तो लोग फिर याद करने लगे। लेकिन उसके बाद गति जो पकड़ी और थोड़ा सा नरोत्तम बेन को दूसरे तरीके से जाना शुरू किया, 2007 में जब मैं थिएटर से वहां जुड़ा, तब मुझे मतलब बड़े और थोड़े से दर्ज होने वाले काम जो हैं वो मिलने शुरू हुए थिएटर में मुझे देखने के बाद। थिएटर में देखने के बाद तो आपने वहां पर, तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है पृथ्वी थिएटर में भी वो करे। आप तो वैसे भी उसके पहले शायद जब मतलब मुंबई स्थायी रूप से नहीं गए थे, तो मेरे ख्याल से विवेचना का कोई नाटक का मंचन वहाँ हुआ था। हाँ, नहीं विवेचना का मंचन हुआ था, पृथ्वी में नहीं हुआ था। निठल्ले की डायरी ही हम लेकर गए। निठल्ले की डायरी, उससे पहले हम ईश्वरी और निठल्ले की डायरी कर चुके थे, और निठल्ले की डायरी बहुत ही हिट हुआ था। मैं तो आश्चर्य में था दूसरे शो के बाद, जब लोग आकर बुके वगैरह दे रहे थे, घेरे हुए थे, और वो सब चीजें ये क्या हो रहा है करके तो वो था। लेकिन मुंबई में आपको उस समय लोग नोटिस मिलने लगे जब वहाँ आपने नाटकों में। हाँ, मैं जब थिएटर से जुड़ा तो कम से कम थोड़ा सा वजनदारी से दूसरे लेवल पर। तो वहां पर क्या है ना, आप सीधे आप यदि जाते हैं तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी वो तैयारी हो, लेकिन विश्वास बहुत जल्दी नहीं होता लोगों का। आपको देख लिया, चलो ठीक है। थिएटर, मुझे लगता है हर एक्टर जो एक्टिंग की रोटी खाना चाहता है उसे थिएटर से जुड़े रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। आप अपनी धार बनाकर रखिए, कब मौका मिल जाए साबित करने का, वहां मेन संघर्ष साबित करने का मौका मिलने का है। बाकी आप अपने आप को तैयार रखिए। आप सोचिए कि अब नहीं, सीधे मेरा कुछ होगा उसके बाद करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे कुछ। और इसके लिए तो बहुत ही ईमानदार आपको होना पड़ेगा। एक्टिंग की रोटी खाना बहुत। अच्छा, तो आप जब मतलब 2024 आ गया है ना, तो फिल्में आई, फिल्मों का फॉर्मेट बदल गया, ऑडिशन का फॉर्मेट बदल गया जी। मतलब टीवी के, टेलीविजन के सीरियल, फिल्में, वेब सीरीज आ गई जी। पिछले साल आपकी एक बहुत प्रसिद्ध वेब सीरीज आई है जुबली, जिसमें आपका बड़ी अभिनय की तारीफ की गई जी जी, है ना? उसके बारे में भी बताइए। हाँ, जुबली का ये कास्टिंग हो रही थी, तो उस कास्टिंग में एक परिचित बंदा ही था, उसने बुलाया मुझे। हाँ। तो मैं गया उनके पास में, मैंने बोला कब से भाई यहाँ पर? तो बोला 8 महीना हो गया दादा। मैंने बोला पहली बार बुला रहे हो? तो बोलता नहीं, अब कुछ लायक होता तो तब तो बुलाता ही बुलाता।
अभी ये ऐसा लगा कि नानू भाई को जो है हम वो शायद विक्रमादित्य मोटवानी का किसका था? विक्रमादित्य विक्रमादित्य मोटवानी का था। मेरी जी। बड़ी दिली इच्छा भी थी उनके साथ काम करने की करने थी, की। वो सीरीज से मेरी जो है मेरे 2 सपने पूरे हुए सीरीज से। एक तो मैं जो बॉम्बे टॉकीज की सिनेमा फिल्में देखा करता था, वो दौर देखा करता था, तो लगता था मुझे कि काश हम उस समय हुआ देविका रानी के समय, देविका रानी के समय में, हाँ। और दूसरा विक्रमादित्य विक्रम सर का जो है उनका जो उड़ान देखा था, तो मुझे लगा था कि इनके साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए। अब वही डायरेक्ट कर रहे थे, और ये जो है 40 और 50 का दशक था ये वाला। तो जो मेरा सपना था काश हम उस वक्त होते, तो हम उसका हिस्सा भी मतलब उस समय के वाले जो मतलब पीरियड वाले में जो फिल्म बन रही थी, जी, उसमें आप पहुंच गए। उसमें हम पहुंच गए, उसका हिस्सा बन गए। विक्रम सर के साथ काम करने का मन था, तो विक्रम सर के डायरेक्शन में भी काम करने का मौका मिल गया। तो ये चीज है, और लोगों ने नोटिस किया उस कैरेक्टर को, तो बहुत लोगों ने नोटिस किया, और सीरीज भी अद्भुत बनी है। विक्रम सर ने बहुत मेहनत की उसमें, सारे लोगों ने। तो उसका आगे भी अभी और विस्तार है? हाँ, वो चर्चा तो होती है कि उसका करेंगे, सेकंड सीजन करेंगे, लेकिन अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं। और सेकंड सीजन करते भी है तो वो कहाँ से शुरू करेंगे पता नहीं, क्या यही कैरेक्टर जाएंगे जहाँ छोड़ा था उसके आगे जाएंगे, या फिर उसमें कुछ दूसरे छोर पकड़ के दूसरे छोर की तरफ जाएंगे, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है उसकी। तो अभी फिर से भी आपकी एक गोल्डन जुबली नाटक जी है ना, उसमें भी आप कर रहे हैं। जी, बहुत चर्चित नाटक, बहुत चर्चित नाटक हो गया है, मतलब गोल्डन जुबली जी। तो उस रूप में भी आपको लोग याद कर रहे हैं। अभी पिछले साल या इस साल की शुरुआत में जबलपुर में भी उस नाटक का मंचन हुआ है ना, और उसमें बहुत सारे लोग जबलपुर से जुड़े हैं। जी, डायरेक्टर भी जबलपुर, डायरेक्टर भी है ना, सौरभ नैयर है, संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर श्रीधर महाराज, वो म्यूजिक अन्नपूर्णा सोनी भी है, आप हैं जी। तो ये जो जबलपुर की वाइफ भी एक रोल करती हैं, अच्छा निकिता, वो भी तो जब आप लोग मुंबई जैसी बड़ी दुनिया में जबलपुर के लोग मिलकर जो नाटक करते हैं जी, तो उस समय क्या महसूस होता है आपको? मुंबई में कठिन है करना। पहले हमें लगता था कि महानगरों में नाटक करना बहुत ही कठिन और बहुत ही महंगा है। और सबसे बड़ी बात, मैं इससे पहले भी लोगों को बोलता रहा हूँ, वहाँ पर ज्यादा लोग आश्रित जो है अनुदान पर नहीं रहते हैं, अपने दम पर करते हैं। पूरा व्यावसायिकता का मामला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मतलब बताऊँ, 2-3 घंटे के लिए हॉल जो है किराए पर लेते हैं, 600-700 रुपया किराया लगता है। एक बड़ी टीम के साथ आप जब नया नाटक शुरू करते हैं, कम से कम 1-1.5 महीना रिहर्सल चलेगी, आप 3-3 घंटे के लिए आप वो कर रहे हैं, उसके बाद रोज चाय नाश्ता वगैरह ये दुनिया भर की चीज़ें, और दूसरे अलहदा खर्चे वो सब चीज़ें। तो उसके बाद जिस दिन शो है उसके बाद टेम्पो में आप सामान लेकर जा रहे हैं किसी भी ऑडिटोरियम तक, फिर समेटने के बाद फिर वापस आ रहे हैं खाना, तो ये बहुत वो पड़ जाता है। हमारे यहाँ पर क्या, हमारे शहरों में तो भाई क्या है कि कोई रंग प्रेमी दर्शक है, उसने बोला अरे मेरा हॉल खाली रहता है भाई, यहाँ तुम लोग रिहर्सल कर लिया करो, ये कर लिया करो, फिर बाकी सब चीज़ें पास में रहती हैं, तो जो वहाँ करना बहुत कठिन है। वहाँ ये था, आप जब पूछे कि कैसा लग रहा था, तो सब लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ अलग से वैसा कुछ नहीं था। बस यह है कि साथ में फिर से काम कर रहे हैं। एक्चुअली इसके शुरुआत के 3-4 शोज मेरे दूसरे साथी ने किए थे, उस वक्त मम्मी एक्सपायर हुई थी यहाँ पे, तो मैं जबलपुर में था। उसके बाद से मैं उसको आप कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को सुरेंद्र सिंह को मैं कर रहा हूं। और वो भी परसाई जी का ही व्यंग है, परसाई जी का ही व्यंग पूरा है ना, पूरा परसाई जी का व्यंग है। और ये भी बड़ी खुशी की बात होती है कि जबलपुर का कलाकार हो, लेकिन मुंबई में का एक प्रोफेशनल को परसाई जी के नाटक को कर रहा है ना। और काफी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर परसाई जी। अभी तो मतलब मैं देखता हूँ किसी भी दिन वो छोटे छोटे ऑडिटोरियम में परसाई जी की किसी ना किसी रचना पर लोग कुछ ना कुछ काम करते थे। परसाई जी पर इतना मटेरियल है एक्टर्स के करने के लिए, वो है तो कर रहे हैं काफी लोग काम। अच्छा, दूसरा एक और जो आपकी एक विशेषता है जी, वो अभिनय के साथ एक लोक संस्कृति की भी बात है, और एक गाना आपको बड़ा चिलमाला चलता है ना जी। तो वो भी थोड़ा एक आध लाइन सुना दे तो बेहतर रहेगा। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसके विषय में। पहला तो यह रुचि मेरी हमेशा से रही है फोक में और गाने में, हमेशा भले ही ट्रेनिंग जैसा कुछ ना है, रुचि हमेशा। कैमरे में देखकर ये बात बोलूंगी, पहला बात वो गाना मेरा नहीं है, वो लोकगीत है। वो लोकगीत है, लेकिन सबको खुश होना चाहिए कि पहली बार कोई बुंदेलखंड का गीत या बुंदेलखंड का फोक जो है ऐसा चर्चित हुआ है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। तो मेरी आवाज में प्रसिद्ध हुआ वो, ये मेरे लिए उपलब्धि है, लेकिन वो गाने पूरे लोकगीत ही हैं। ऐसा करके मैंने लगभग 1 घंटे का एक बुंदेली खिचड़ी नाम से एक एल्बम बनाया था, उसमें छोटी छोटी झलक बुंदेलखंड के हर फोक फॉर्म की है। तो उसमें से क्या हुआ, उस वक्त में मुंबई जाने से पहले 2001 या 2 में मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया था, और हम लोग WSF के लिए जा रहे थे, एक आयोजन था मुंबई में, तो हम लोग उसके लिए जा रहे, तो हमें एकदम से लगा मुझे कि भाई वहाँ दुनिया भर के लोग आएंगे, बुंदेली फोक के लिए कुछ करना चाहिए। तो पैसे वैसे तो रहते नहीं थे, तो मेरे और कुछ साथियों ने लगाकर ऐसे लगभग 100 कॉपीज जो है हमने बुंदेली खिचड़ी की निकाली थी कि वहां जाकर बांटेंगे। तो वो क्या कैसेट में थी? नहीं, सीडी में। हाँ, तो कॉपियां हमने वहां पर जाकर बांटी थी। फिर उसके बाद 20-15-18-20 कॉपियां होंगी, तो वहां हमारे आपस के लोगों में
थी। जी। तो ऐसा करते करते किसी ने सुना, मेरे मुंबई जाने के बाद ये चर्चित हुआ, तो लोग कॉपी बनाकर उसकी जो है अपने पास सुनने लगे। इसी बीच किसी बंदे ने जो है उसका शुरू का पोर्शन चिलम तंबाकू का डब्बा जो है वो करके डीजे के हिसाब से उसने अच्छा वो कर लिया। ऐसा करते करते वो पायरेसी से जो है बहुत फैल गया। अभी जानने वाले बस जानते हैं मुझे कि मैं हूँ और मैंने गाया ये सब, लेकिन वो पूरा का पूरा गीत जो है वो पायरेसी से फैला है। अगर देखने वालों को लगता है कि इसका गायक जो है बहुत करोड़पति, लखपति, अरबपति हो गया होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। बस मेरी आवाज में चला और मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा जो उद्देश्य था कि बुंदेली फोक लोगों तक पहुंचे। हाँ, और भाई पायरेसी से तुम कितना कमा लोगे, चिल्लर ही कमाओगे। बुंदेली फोक की दिशा में आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है। और बड़े एक चीज बड़ी और खटकती है, उसके जो वीडियोस बनाकर लोगों ने डाले हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, बड़े ही छिछोरे ओछे से वीडियो डाले हैं। जैसे कि भाई फोक का वो मतलब नहीं है फंस गई जल मछली। मैंने देखा है कि उसमें जो है एक जल मछली का वो जो आता है, तो एक बंदा जो है वैसा जाला डालता है, उसमें से एक लड़की फंसी हुई निकलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो भाव ही नहीं है, भाव ही उसका वो नहीं है। जी। कागज सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। अब आप जो है एक वो हड्डी पका ऐसा ऐसा खींचने का जो है आप, अब वो नासमझ लोग हैं, आप क्या कहेंगे। ठीक है, लोग सुनने में ही ज्यादा रुचि रखते हैं वो, शायद। तो वीडियो वगैरह से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है, वो जो कुछ है वो पायरेसी से ही हो रहा है। लेकिन बुंदेली फोक लोग सुन रहे हैं ये कैमरे के सामने देखकर मैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने उसको बुंदेली मतलब संस्कृति लोगों तक पहुंचे, इसलिए उसको, इसका मेरा उद्देश्य वही था। और वो 50 मिनट के जो है एल्बम जो बुंदेली खिचड़ी, उसमें हमारे जो फोक फॉर्म है ना, राई, बधाई, ये वो इन सब का एक एक झलक है। अभी चिलम तंबाकू डब्बा जो है ये मैंने सबसे पहले पचमढ़ी में सुना था। उसके बाद यहाँ हमारे युवा साथी जो है और हमारे सीनियर्स वो लोग भी गाते, तो कई लोग गाते, कईयों को मैंने गाते हुए सुना, लेकिन मेरी आवाज में चल गया। उसकी भी एक झलक है, पूरा अलग लोकगीत है, वो लंबा लोकगीत है। उसके तो अंतरे मंत्रे तो गाए नहीं हमने, केवल झलक पहुंचाने के उद्देश्य से। तो डीजे वीजे से अभी पता चला शादियों वादियों में भी बहुत बजता है वो। अच्छी बात है, बढ़िया है। अब उसको सुनने के बाद ये है कुछ काम मैंने वहां पर किए, फोक पर काम किया। बुंदेली फोक में पहली बार इम्तियाज अली जी की सीरीज थी, एक डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा के लिए मैंने एक गाना लिखा भी, लिखा भी और गाया भी। आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। इम्तियाज अली के भाई ने डायरेक्ट की थी, साजिद भाई ने की थी डायरेक्ट। को डॉक्टर अरोड़ा, कुमुद भाई मेन लीड थे, तो उसमें बुंदेली फोक जो है जी। और 2-3 सीरीज और चीजें हैं, शॉर्ट फिल्म वगैरह उनके लिए किया। और अभी पहली बार बुंदेली फोक अभी बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है। गणेश आचार्य जी की एक फिल्म है, 14 फरवरी को रिलीज होनी है, तो उसके लिए मैंने गाया है। अच्छा, गाया है जी। तो अगर कोई वैसा वाद्यता ना हो तो एक लाइन तो गा सकते हैं? नहीं, फिलहाल नहीं गा सकते। अच्छा, अभी नहीं गा सकते तो लेकिन मैं सुनाऊंगा। फिल्म रिलीज होगी 14 फरवरी, तो उसके बाद महफिल करके सुनाएंगे। तो कोई बात नहीं, कोई एक बुंदेली हम चाहते हैं कि इस वीडियो का समाप्त करने के पहले जी हम वो बाद में बात करेंगे जी। बहुत से नवयुवक, खाली जबलपुर के नहीं, पूरे भारत भर के लोग जी, उनकी एक मंजिल रहती है कि हम मुंबई के अभिनय की दुनिया में पहुंचे जी। तो आपने नेक सलाह तो पहले भी दे दी है, एक दो नेक सलाह उनको और दे दें, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए। बस ये शॉर्टकट ना मारे भाई, जो भी हो शॉर्टकट ना मारे, आराम से विधिवत चले। और जब तक जहां पर काम कर रहे हैं आप अपने शहर में आनंद लेते हुए काम करें। अभी कई जगह कई शहर के लोग जो मेरे पुराने साथी आते हैं, उनको शिकायत अक्सर ये रहती है कि नए लोग जो है वो यार इस तरह से चले जाते हैं, उस तरह चले जाते। जाना सबको ही है भाई, अभिनय आपने चुना है, कोई भी फील्ड चुना है। मेरा मतलब हम माहौल बनाकर रखे, सीनियर्स भी जो वहाँ के हैं और जो जाने वाले नए लोग हैं जिन्हें कैरियर बनाना, वो भी कि प्रेम भाव से आपकी विदाई अगर वहां से आप जा रहे हो तो हंसते हंसते जाए, जीवन का आनंद लें, आराम से जाएं, अपने आप को तैयार रखें। और दूसरा ये मतलब मैंने अभी तक जो जाना है, मंजिल जैसा कुछ नहीं है हमारे फील्ड में। हमारी फील्ड में हमारी यात्रा ही मंजिल है, तो यात्रा का ही आनंद लेना है आपको जब तक जीवन है। तो कहीं पहुंचना है वो आपके हाथ में नहीं है। ये यात्रा जो है यही आनंद है, और जहाँ पहुंचना होगा आपको जो है आपको पता भी नहीं चलेगा, उपलब्धियां कब धड़धड़ा कर आपके जो हिस्से में गिरने लगेंगी। लेकिन मजा जो है वो यात्रा का ही है। हमारे फील्ड में मंजिल जैसा कुछ नहीं होता है, मिलेगा झोली में सब गिरेगा। बस अपने आप को तैयार रखिए, धार बनाकर रखिए, खूब पढ़िए, खूब नाटक देखिए, और अकेले में अभिनय कीजिए, आईने के सामने अभिनय कीजिए, खूब ओवर एक्टिंग अकेले में कीजिए। अगर आप नए हो तो बंधने के चक्कर में मत कीजिए। अभिनय रस है तो आपको रस का आनंद लेना है, बहुत सारी मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन के चक्कर में नहीं पड़ना है, मजा लीजिए, बाकी होगा सब। शुभकामनाएं। तो नरोत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम मतलब पारिवारिक व्यस्तताओं के बावजूद भी जबलपुर सफरनामा से बातचीत की। बातचीत का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन हमने समसामयिक मामलों पे और आपसे, क्योंकि एक आपकी यात्रा है, जबलपुर के तमाम रंगकर्मियों के लिए आप आदर्श हैं नरोत्तम बैन, तो
इसलिए हमारे ये बातचीत करना बहुत जरूरी था, जिससे कि आपकी जो कुछ सीख है वो आने वाली जो नए नव युवक हैं, रंगकर्मी हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी। वो जबलपुर सफरनामा के माध्यम से आपकी जो बातें हैं, वो जो सीख है वो उन तक पहुंचे। आपने हमसे बातचीत की, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।